साथियों नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसे लिखा है सआदत हसन मंटो। और ये पुस्तक मेरे पास है, सआदत हसन मंटो की चुनी हुई कहानियाँ। बहुत ही उम्दा लेखक थे। समाज की गहरी सच्चाइयों से उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को अवगत कराया। और इस कदर उस माहौल में जब मंटो थे, आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उस माहौल में मंटो ने जो लिखा ये बहुत बड़ी बात है। ये उनकी निर्भीकता है। और कवि और लेखक साहित्यकार निर्भीक होते हैं, उन्हें जो लगता है वो लिखते हैं। तो आज ये कहानी देख रहे हैं। कहानी का शीर्षक है शिकारी औरतें। शुरू करते हैं। मैं आपको आज चंद शिकारी औरतों की कहानियाँ सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपका भी कभी उनसे वास्ता पड़ा होगा। मैं बम्बई में था। फिल्मिस्तान से आमतौर पर बिजली ट्रेन से 6 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस दिन मुझे देर हो गई, इसलिए कि शिकारी की कहानी पर वाद विवाद होता रहा। जब मैं बम्बई सेंट्रल के स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा जो 3rd क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकली। उसका रंग गहरा सांवला था, नाक नक्शा ठीक ठाक था, जवान थी। उसकी चाल बड़ी अनोखी सी थी, ऐसा लगता था कि फिल्म का दृश्य लिख रही है। मैं स्टेशन से बाहर आया और पुल पर विक्टोरिया गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। मैं तेज़ चलने का आदी हूँ, इसलिए कि फिल्मिस्तान में कहानी पर बहस करते करते मेरी तबीयत परेशान हो गई थी। मौसम सुहावना था। विक्टोरिया वाला आहिस्ता आहिस्ता पुल पर से उतरने लगा। जब हम सीधी सड़क पर पहुँचे तो एक आदमी सिर पर टाट से ढका हुआ मटका उठाए आवाज़ लगा रहा था, कुल्फ़ी कुल्फ़ी। कुल्फ़ी बेचते ना कुल्फ़ी वाले, तो बोलते कुल्फ़ी कुल्फ़ी। मैंने जाने क्यों कोचवान से विक्टोरिया रोक लेने को कहा और उस कुल्फ़ी बेचने वाले से कहा कि एक कुल्फ़ी दो। मैं असल में अपनी तबीयत की परेशानी किसी न किसी तरह दूर करना चाहता था। मुझे उनसे एक दोने में कुल्फ़ी दी। उसने एक दोने में कुल्फ़ी दी। मैं खाने वाला था कि अचानक कोई धम्म से विक्टोरिया में आन घुसा। काफ़ी अंधेरा था। मैंने देखा तो वह गहरे रंग की सांवली लड़की थी। मैं बहुत घबराया। वह मुस्कुरा रही थी। दोने में रखी मेरी कुल्फ़ी पिघलना शुरू हो गई। उसने कुल्फ़ी वाले से बड़े बेतकल्लुफ़ लहजे में कहा, एक मुझे भी दो। उसने दे दी। गहरे सांवले रंग की लड़की ने उसे 1 मिनट में चट कर दिया और विक्टोरिया वाले से कहा, चलो। मैंने उससे पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम जाना चाहते हो। मुझे तो अपने घर जाना है। तो घर ही चलो। लेकिन तुम कौन हो? भोले मत बनो। मैं समझ गया वह किस तरह की लड़की है। चुनाचे मैंने उससे कहा, घर जाना ठीक नहीं और यह विक्टोरिया भी गलत है। कोई टैक्सी ले लेते हैं। मेरे इस मशवरे पर वह उछल पड़ी। मेरी समझ में नहीं आता था कि उससे छुटकारा कैसे हासिल करूं। उसे धक्का देकर बाहर निकालता तो उधम मच जाता। फिर मैंने यह भी सोचा कि औरत जात है, इससे फ़ायदा उठाकर कहीं वह यह बवेला न मचा दे कि मैंने उससे अभद्र मजाक किया है। विक्टोरिया चलती रही और मैं सोचता रहा कि यह मुसीबत कैसे टल सकती है। आखिर हम बेबी अस्पताल के पास पहुंच गए। वहाँ टैक्सियों का अड्डा था। मैंने विक्टोरिया वाले को उसका किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों उसमें बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? मैं अगली सीट पर बैठा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे फुसफुसा कर कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। यह लो 10 रुपये। इस लड़की को जहाँ भी तुम ले जाना चाहो ले जाओ। वह बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे मोड़ पर उसने गाड़ी ठहराई और मुझसे कहा, साहब आपको सिगरेट लेने थे, उस ईरानी के होटल से सस्ते मिल जाएंगे। मैं फ़ौरन द्वार खोलकर बाहर निकला। सांवले रंग की लड़की ने कहा, 2 पैकेट लाना। ड्राइवर उससे मुखातिब हुआ, 3 ले आएंगे। और उसने मोटर स्टार्ट की और यह जा वह जा। मुंबई की गाथा है। मैं अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई थी कि एक घाटन जो बड़े तीखे नक्शों वाली थी
बेधड़क अंदर चली आई। मैंने सोचा शायद नौकर की तलाश में आई है, मगर वह आते ही कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और उसे सुलगाकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे पहचानते नहीं? मैंने आज पहली दफ़ा तुम्हें देखा है। लाला झूठ मत बोलो, 2 दिन से देखता है। मैं बड़ी उलझन में गिरफ्त हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा नौकर फजलदीन आ गया। उसने उस तीखे नक्शों वाली घाटन को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह वाक़या लाहौर का है और मैं और मेरा एक मित्र रेडियो स्टेशन जा रहे थे। जब हमारा तांगा असेंबली हॉल में पहुंचा था तो एक तांगा हमारे पीछे से निकलकर आगे आ गया। उसमें एक बुर्का पोश औरत थी जिसकी नकाब अध खुली थी। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब किस्म की शरारत नाचने लगी। मैंने अपने दोस्त से, जो पिछली सीट पर बैठा था, कहा, यह औरत बदचलन मालूम होती है। तुम मेरे फैसले एकदम मत लिया करो। बहुत अच्छा जनाब, मैं आइंदा एहतियात से काम लूँगा। बुर्का पोश औरत का तांगा हमारे तांगे से आगे आगे था। वह टकटकी लगाए हमें देख रही थी। मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे शरारत सूझी और मैंने उसे हाथ के इशारे से आदाब अर्ज कर दिया। उस आधे ढके चेहरे पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नज़र न आई, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरा दोस्त कटने लगा। उसको मेरी इस नाकामी पर बड़ी खुशी हुई, लेकिन जब हमारा तांगा शिमला पहाड़ी के पास पहुंच रहा था तो बुर्का पोश औरत ने अपना तांगा ठहरा लिया और मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। वह थोड़ी उठी और नकाब के अंदर मुस्कुराती हुई आई और हमारे तांगे में बैठ गई। मेरे दोस्त के साथ मेरी समझ में न आया क्या किया जाए। मैंने उस बुर्का पोश औरत से कोई बात न की और तांगे वाले से कहा कि वह रेडियो स्टेशन का रुख करे। मैं उसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब से मेरा दोस्ताना ताल्लुक़ थे। मैंने उनसे कहा, यह खातून हमें रास्ते में पड़ी हुई मिली, उसके पास ले आया हूँ, आपके पास ले आया हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए। उन्होंने उसकी आवाज़ का इम्तिहान करवाया, जो काफ़ी संतोषजनक था। जब वह ऑडिशन देकर आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 25 के करीब होगी। रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे कि शकरकंदी को भूबल में डालकर बाहर निकाला गया है। हम बातें कर रहे थे कि इतने में चपरासी आया। उसने कहा, बाहर एक तांगे वाला खड़ा है, वह किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज़्यादा अरसा गुजरने पर वह तंग आ गया है। चुनाचे मैं बाहर निकला। मैंने अपने तांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वह बड़ा हैरान हुआ। क्या बात है सरकार? तुमने अंदर कहला भेजा कि मेरा किराया अदा कर दूं। मैंने जनाब किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसके तांगे के साथ दूसरा तांगा खड़ा था। उसका कोचवान, जो घोड़े को घास खिला रहा था, मेरे पास आया और बोला, वह औरत जो आपके साथ गई थी कहाँ है? अंदर है। क्यों? जी, उसने 2 घंटे मुझे परेशान किया। कभी इधर जाती थी, कभी उधर। मैं तो समझता हूँ कि उसको मालूम ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। अब तुम क्या चाहते हो? जी, मैं अपना किराया चाहता हूँ, मैं उससे लेकर आता हूँ। मैं अंदर गया। उस बुर्का पोश औरत से, जो अपना बुर्का उतार चुकी थी, कहा, तुम्हारा तांगे वाला किराया मांगता है। वह मुस्कुराई। मैं दे दूँगी। मैंने उसका पर्स, जो सोफे पर पड़ा था, उठाया, उसे खोला, मगर उसमें 1 पैसा भी नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों के पिने और एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहाँ डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा। उनसे विदा मांगी। बाहर आकर उसके तांगे वाले को 2 घंटे
का किराया अदा किया और उस औरत को अपने दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए कि तुमने तांगा किया है और तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं है। वह खिसियानी सी हो गई। मैं आप बड़े अच्छे आदमी नहीं हैं। आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन आना शुरू कर दो, तुम्हारी आमदनी की सूरत पैदा हो जाएगी। यह बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है उसे छोड़ दो। मैंने उसे मजंग के पास छोड़ दिया। मेरा दोस्त वापस चला गया। संयोगवश मुझे एक दिन काम से वहाँ जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वह औरत इकट्ठे जा रहे थे। यह भी लाहौर का ही वाक़या है। कुछ दिन हुए मैंने अपने एक दोस्त को मजबूर किया वह मुझे 10 रुपये दे। एक दिन बैंक बंद थे, उसने क्षमा मांगी, लेकिन जब मैंने उस पर जोर दिया कि वह किसी न किसी तरह 10 रुपये पैदा करे, क्योंकि मुझे अपनी एक इल्लत पूरी करनी है जिससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो, तो उसने कहा, अच्छा, मेरा एक दोस्त है, वह शायद इस वक्त कॉफ़ी हाउस में होगा, वहाँ चलते हैं, उम्मीद है काम बन जाएगा। हम दोनों तांगे में बैठकर कॉफ़ी हाउस पहुँचे। माल रोड पर बड़े डाक खाने के करीब एक तांगा जा रहा था। उसमें नसवारी रंग का बुर्का पहने एक औरत बैठी थी। उसकी नकाब पूरी की पूरी उठी हुई थी। वह तांगे वाले से बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हमें उसके शब्द सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसके होंठों की जुम्बिश से जो कुछ मुझे मालूम होना था हो गया। हम कॉफ़ी हाउस पहुँचे तो उस औरत का तांगा भी वहीं रुक गया। मेरे दोस्त ने अंदर जाकर 10 रुपये का बंदोबस्त किया और बाहर निकला। वह औरत नसवारी बुर्के में जाने किसका इंतज़ार कर रही थी। हम वापस घर जाने लगे तो रास्ते में खरबूजों के ढेर नज़र आ गए। हम दोनों तांगे से उतरकर खरबूजे परखने लगे। हमने आपस में फ़ैसला किया कि अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत बड़ी बेढंगी थी। जब हम हटे तो क्या देखते हैं कि वही नसवारी बुर्का तांगे में बैठा खरबूजे देख रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। आपने अभी तक यह नसवारी रंग नहीं पकड़ा। उसने कहा, हटाओ जी, यह सब बकवास है। हम वहाँ से उठकर तांगे में बैठे। मेरे दोस्त को करीब ही एक केमिस्ट के पास जाना था। वहाँ 10 मिनट लगे। बाहर निकले तो देखा नसवारी बुर्का उसी तांगे में बैठा जा रहा था। मेरे दोस्त को बड़ी हैरत हुई। यह क्या बात है, यह औरत बेकार क्यों घूम रही है। मैंने कहा, कोई न कोई बात तो ज़रूर होगी। हमारा तांगा माल रोड को मुड़ने ही वाला था कि वह नसवारी बुर्का फिर नज़र आया। मेरे दोस्त यद्यपि कुंवारे हैं, लेकिन हैं बड़े जाहिद। उनको जाने क्यों उकसाहट पैदा हुई कि उस नसवारी बुर्का से बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, आप क्यों आवारा फिर रहे हैं, आइए हमारे साथ। उसके तांगे ने फ़ौरन रुख बदला और मेरा दोस्त सख्त परेशान हो गया। जब वह नसवारी बुर्का उससे बात करने लगा तो उसने उससे कहा, आपको तांगे में आवारागर्दी करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बाद में मेरे मित्र ने उस नसवारी बुर्के से निकाह कर ही लिया। तो ये दोस्तों कहानी यहाँ समाप्त होती है। शहादत हसन मंटो, इनकी एक पुस्तक है जो अनन्य प्रकाशन से प्रकाशित है। आप इनको ज़रूर मंगाएं और पढ़ें। इनकी हर कहानी बड़ी शानदार और जानदार है और जीवन के सत्य से, समाज की वास्तविकता से आपको ये अवगत कराएगी। धन्यवाद।